हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुधा सोमानी। हम चैप्टर नंबर 6 का नया बिंदु पढ़ रहे हैं जिसका नाम है अनुलेखन। अनुलेखन की परिभाषा क्या रहेगी बेटा कि डीएनए की एक सिंगल स्ट्रैंड से आनुवंशिक सूचनाओं का आरएनए में प्रतिलिपिकरण करने की जो घटना है वो अनुलेखन, जो कि आप सेंट्रल डोग्मा वाली जो इक्वेशन आपने पीछे पढ़ी थी, कल आपको पहले बताया गया है आणविक जैविकी का केंद्रकीय सिद्धांत। इसमें ये एक इक्वेशन दी गई है, डीएनए इज इक्वल टू एमआरएनए, और उससे बन रहा है आपका प्रोटीन। इस फर्स्ट रिएक्शन को जो डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, इसका नाम लिखा था अनुलेखन। इसका नाम लिखा था रूपांतरण या स्थानांतरण। स्थानांतरण। तो ये हम पहली घटना पढ़ रहे हैं, डीएनए से एमआरएनए का जो बनना है उसको हम क्या कहते हैं, अनुलेखन कहते हैं। और ये जो पूरी अभिक्रिया लिखी गई है इसको कहा जाता है केंद्रकीय सिद्धांत। पर प्रकृति के अंदर कुछ जीवधारियों के अंदर एमआरएनए से डीएनए भी बनता है। इस घटना को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इसके लिए जो एंजाइम, ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, ये अभिक्रिया का नाम है। इसके लिए एंजाइम क्या चाहिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और प्रकृति में कहाँ होती है, रेट्रोवायरस में। ये एक विशिष्ट चीज है जो आपको यहाँ ध्यान रखनी है। एमआरएनए से डीएनए बनेगा। आप पढ़े हैं कि कुछ वायरस का आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं वायरस जो होता है उसमें केवल एक ही न्यूक्लिक अम्ल होगा, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। जिन वायरस में आरएनए होता है वो आनुवंशिक पदार्थ की भूमिका निभाता है, तो वहां पहले डीएनए बनेगा, फिर वो डीएनए, चूंकि ये रिवर्स अभिक्रिया अनुलेखन के विपरीत चल रही है, इसको विपरीत अनुलेखन भी कहेंगे हिंदी में। ये इंग्लिश वर्ड है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये अभिक्रिया का नाम हो गया। इसके लिए आवश्यक एंजाइम हो गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और ये कहाँ संपन्न होता है, रेट्रोवायरस के केस में। तो अभी हमारा जो मेन बिंदु है वो है अनुलेखन। ये अनुलेखन दो तरह की कोशिकाओं में हम पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। और एक यूकैरियोटिक में। इन दोनों में आपको इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है। उससे पहले एक आपकी इसकी बेसिक जो इकाई है अनुलेखन की, उसके अंदर चूंकि अभी आपने देखा कि एमआरएनए जो बन रहा है वो किस पर बन रहा है, डीएनए पर बन रहा है। और आप जानते हैं कि डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंड होता है। हम इसी चैप्टर में प्रीवियस में पढ़ चुके हैं, डीएनए द्विरज्जु की संरचना है। तो ये एक डायग्राम आपका दिखाया गया है अनुलेखन इकाई के रूप में। हम इधर इस पेज नंबर पर देख रहे हैं, यहाँ पर इस डायग्राम में देखें अनुलेखन के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए बेटा। दो डीएनए के सूत्र दिखा रखे हैं, क्योंकि आप जानते हैं डीएनए डबल स्ट्रैंड संरचना होती है।
जिसके दोनों सूत्र की जो ध्रुवता होती है दो सूत्र हैं आपके डीएनए के जिसकी ध्रुवता 3 to 5 है एक सूत्र की, तो दूसरा जो नीचे वाला सूत्र है उसकी ध्रुवता होगी 5 to 3। अब यहाँ पर जो 3 to 5 वाला है उस पर जो नया सूत्र बनेगा वो किस दिशा में बनेगा, जो पूरक सूत्र बनेगा 5 to 3 की दिशा में बनेगा। तो हमेशा 3 to 5 ध्रुवता का सूत्र क्या कहलाता है, टेम्पलेट रज्जु। ये वाली बात हम बता रहे हैं अभी आपको। ये आपके अनुलेखन के लिए हमको क्या क्या टूल्स चाहिए, क्या क्या चीजें चाहिए, ये अनुलेखन इकाई का एक आपका डायग्राम है जो कॉमन है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों पे लागू होता है। एक चाहिए आपको यहाँ पर प्रमोटर। प्रमोटर ये पिंक कलर की जो स्ट्रक्चर दिखा रखी है जिसको आपका यहाँ दिया हुआ है उन्नायक, उन्नायक को ही इंग्लिश में प्रमोटर कहते हैं। जब ये आपका टेम्पलेट रज्जु पे जुड़ेगा तब अनुलेखन की क्रिया शुरू होगी। जब भी जहां जिस पॉइंट से ये जुड़ेगा टेम्पलेट रज्जु से वहां पर से अनुलेखन शुरू होगा। फिर बीच में पाए जाते संरचनात्मक जीन्स जिनके अकॉर्डिंग आपके पूरक नाइट्रोजनी क्षारक क्रम आएंगे एमआरएनए पर। और लास्ट में ये जो ब्लैक कलर का आपका ब्लॉक दिखा रखा है इसको कहते हैं समापक, या आपका जो है क्लोजर, या इसको रो फैक्टर भी कहा जाएगा। आगे हम डायग्राम में देखेंगे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में इसका नाम दिया गया है रो फैक्टर। जैसे ही ये समापक आएगा तो अनुलेखन की क्रिया समाप्त हो जाएगी, रुक जाएगी, और इस 3 to 5 पर जो नया सिंथेसाइज हुआ है एमआरएनए वो यहाँ से रिलीज होकर कोशिका द्रव्य में चला जाएगा। यहाँ नीचे जो आपको डायग्राम में दिखा रखा है 5 to 3 वाला जो सूत्र है डीएनए का उसको कहा जाता है कोडिंग रज्जु या कूट लेखन रज्जु। इसकी संरचना नए बनने वाले एमआरएनए से मिलती जुलती रहेगी, बस वहां पर इसमें जहां जहां थाइमिन है वहां आपको यूरेसिल लगा देना है। उसके अलावा ये दोनों सूत्र क्यों एक जैसे होंगे, क्योंकि टेम्पलेट रज्जु का पूरक कौन है, कोडिक रज्जु है, और चूंकि ये पूरक है तो हमारे यहाँ पर जो एमआरएनए बन रहा है वो भी 3 to 5 वाले सूत्र पर ही बन रहा है, वो टेम्पलेट की भूमिका निभा रहा है। तो जो नया एमआरएनए बनेगा उसकी संरचना 5 to 3 से मिलती है, जो आफ्टर आपका अनुलेखन क्रिया के बाद एमआरएनए बनेगा उससे रिजेंबल करती है, इसलिए इसको सूत्र को कहा जाता है कोडिंग रज्जु। और इसके ऊपर डिफरेंस कहाँ होगा, जिस जगह थाइमिन आ रहा है वहां चूंकि आरएनए में थाइमिन नहीं होता है उसकी जगह यूरेसिल होता है, तो वो आपको एक नाइट्रोजनी क्षार बदलना है, उसके अलावा बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर रहेगी। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, आप वापस इस पेज पर आए तो इसके अंदर ये कूट लेखन रज्जु के लिए नीचे पेज नंबर 118 पर हम डीएनए के लिए अनुलेखन क्रिया में क्या क्या चीजें चाहिए आपको, तो 3 चीजें अपने को चाहिए। एक तो प्रमोटर उन्नायक, दूसरा संरचनात्मक जीन, तीसरा टर्मिनेटर जो अभी हमने डायग्राम से देखा। और यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि अनुलेखन के जो संरचनात्मक जीन है डीएनए के द्विरज्जु कई पार्ट होता है, और यहाँ पर एक और एंजाइम चाहिए जिसको कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जो डीएनए पर निर्भर करता हो लेकिन आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि नया सूत्र किसका बनाना है, आरएनए का बनाना है। तो वो आपका आरएनए का बनाने के लिए जो एंजाइम चाहिए उसका नाम क्या है, आरएनए पॉलीमरेज। और जो इस पर बहुलकीकरण हो रहा है या नया आरएनए का सूत्र बनता है उसकी भी एक निश्चित दिशा होती है 5 to 3, उसी दिशा में ही बनेगा। तो ये किस वाले सूत्र पे बनेगा, 3 to 5 वाला, जो डीएनए का सूत्र 3 to 5 दिशा वाला है उस पर ये बनेगा। तो वो सूत्र टेम्पलेट के रूप में कार्य करेगा, उसको टेम्पलेट रज्जु कहेंगे। जो दूसरा वाला आपका डीएनए का सूत्र है 5 to 3 वाला, उसकी संरचना और अनुक्रम आरएनए जैसा ही होगा, थाइमिन के अलावा वहां पर यूरेसिल होगा, और वो चूंकि अनुलेखन के बाद बनता है
और उसको हम कूट लेखन रज्जु के नाम से जानते हैं। तो यहाँ नीचे आपको एक सीक्वेंस दी गई है, ये एक आपका 3 to 5 डेज जो टेम्पलेट रज्जु है उस पे ATGC का क्रम दिया गया है। तो इसका कूट लेखन रज्जु का नाम है TACG। अब यहाँ TACG जो है ये तो किस में होगा, DNA में होगा। अगर आपको इसी का अनुलेखन के बाद बनने वाले mRNA पर सीक्वेंस देखनी है, mRNA में क्या सीक्वेंस हो जाएगी, इसी में T की जगह आप क्या लगा देंगे, UACG, फिर वापिस UACG, ये वाला जो नीचे का सूत्र है, इसी क्रम में mRNA पर ये सीक्वेंस आएगी जो अनुलेखन में बनेगा। बस आपको T के रिप्लेसमेंट में क्या लगा देना है, U लगा देना है, बाकी क्रम वही रहेगा। जैसे ऊपर A है तो A के पैरेलल कौन आएगा, U आ जाएगा, और T के पैरेलल कौन आ जाएगा, A आएगा। ऊपर T के पैरेलल नीचे तो A ही आएगा, और G के पैरेलल C आएगा, C के पैरेलल G आएगा, ये क्रम रहेगा। इसको आप ऐसा भी देख सकते हैं, मतलब जैसे ये जो आपका क्रम दिया हुआ है 3 to 5 डेज DNA का, जिस पर आपको क्रम दिया गया है ATGC, ये है टेम्पलेट रज्जु। अब इस पर जो mRNA बनेगा, अब A का पैरेलल कौन आएगा, U, T का A आ जाएगा, G का C आ जाएगा, C का G आ जाएगा, A के वापस सामने U आएगा, T के सामने A, G के सामने C, C के सामने G, ये बनेगा mRNA। और इसको अनुलेखन के बाद बनेगा, और इसकी संरचना किससे मिलती है, आपके कोडिंग रज्जु से मिलती है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट जो पढ़ रहे हैं अनुलेखन की इकाई, और ये हमने डायग्राम से देख लिया कि इसमें ये सब संरचनाएं रहती है, बनने की दिशा भी आपकी निर्धारित है। इसके लिए जैसा कि आप जानते हैं जो जीन्स होती है वो वंशागति की क्रियात्मक इकाई है, और जीन्स जो होते हैं वो DNA के ही बने होते हैं और उसी पर स्थित होते हैं। जो तो यहाँ पर जो RNA अणु है tRNA अथवा rRNA DNA अनुक्रम अंतरण के लिए कार्य करते हैं और उससे भी जीन परिभाषित होता है। यहाँ पर आपके एक दो शब्द बताएं कि जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का कूटलेखन करता है उसको क्या कहते हैं, DNA की उस संरचना को सिस्ट्रोन कहते हैं। अनुलेखन इकाई के अंदर संरचनात्मक जीन जो होती है मोनोसिस्ट्रोनिक प्रकार की होती है, अधिकतर सुकेंद्रकी का मतलब है यूकेरियोटिक कोशिका, या फिर पॉलीसिस्ट्रोनिक प्रकार का होता है प्रोकैरियोटिक जीवाणु कोशिका या असीम केंद्र की, जिसमें केंद्रक स्पष्ट नहीं है, वो आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक में ये जो पार्ट है जो पॉलीपेप्टाइड का कूटलेखन कर रहा है वो किस कैटेगरी का है, पॉलीसिस्ट्रोनिक, और यूकैरियोटिक में ये कैसा है, मोनोसिस्ट्रोनिक प्रकार का। और ये संरचनात्मक जीन्स मिलती है जिसमें अंतरापित कूटलेखन अनुक्रम होते हैं। तो यहाँ पर जो कूटलेखन अनुक्रम है उसमें कुछ भाग तो अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, आगे जब प्रोटीन बनेगा वो तो कहलाएंगे एक्सॉन, व्यक्तिक भाग, और ये परिपक्व और संसाधित RNA में भी पाए जाते हैं। और जो आपके अव्यक्तिक भाग है इंट्रोन, जो बीच बीच में एक्सॉन्स के बीच में पाए जाते हैं, इन्हें अव्यक्ति के मध्यवर्ती अनुक्रम कहते हैं, और ये आपके परिपक्व या संसाधित RNA में बाद में नहीं मिलते हैं। तो DNA खंड के अर्थ में अंतरापित जीन्स की व्यवस्था जीन की परिभाषा को थोड़ा सा जटिल बना देती है।
अब लक्षणों की जो वंशागति है वो संरचनात्मक जीन के उन्नायक और नियामक अनुक्रमों द्वारा प्रभावित होती है। कोई भी लक्षण कब अभिव्यक्त होगा कब नहीं होगा ये किससे कंट्रोल होगा? संरचनात्मक जीन की उन्नायक और नियामक अनुक्रमों के द्वारा। तो जो आपका उस तरह से कंट्रोल करता है वो जीन नियामक जीन कहलाएगा। इसके बावजूद भी ये अनुक्रम किसी आरएनए या प्रोटीन का कूटलेखन नहीं करते हैं। नियामक जीन के द्वारा कोई भी आरएनए या प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होता है। अब हम देख रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस तरीके से अनुलेखन की क्रिया होती है। तो यहाँ पर बेटा पहले आपको डायग्राम से बता रहे हैं। आप यहाँ देखिए, हम यहाँ डायग्राम के फर्स्ट पार्ट पे चल रहे हैं। प्रारंभन। प्रारंभन में आपको क्या बताया है? ये जो रेड कलर का सूत्र दिखा रखा है जो 3 to 5 डेज दिशा का चल रहा है, ये कौन सा रज्जुक हो गया? टेम्पलेट रज्जुक। इसके येलो पार्ट पे ये आपका सिग्मा फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज। एंजाइम का नाम क्या है? आरएनए पॉलीमरेज। और जो प्रमोटर है वो कौन है? सिग्मा फैक्टर। ये दोनों किस पर जाकर जुड़ रहे हैं? ये टेम्पलेट रज्जुक पर आकर के जुड़ रहे हैं। तब अनुलेखन की क्रिया शुरू होती है। इसलिए ये जो फर्स्ट स्टेप है इसको क्या कहा जाता है? प्रारंभन बिंदु। सेकंड स्टेप पे आपका क्या हो रहा है? दीर्घीकरण। दीर्घीकरण में क्या होगा कि अब आपके यहाँ से जैसे ही ये सिग्मा फैक्टर जुड़ेगा, अनुलेखन की क्रिया आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा नए आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो आकर जुड़ने लगेंगे। जैसे जैसे ये संरचनात्मक जीन पर आगे बढ़ेगा, इस पर ये येलो कलर का आपको आरएनए दिखा रखा है, ये बन रहा है, संश्लेषण हो रहा है उसका। ये दीर्घीकरण है, जब ये आकार में बढ़ता चला जाएगा। समापन जो तीसरा फेज है उसमें आप देखिए यहाँ पर जो ये ग्रीन कलर की संरचना दिखा रखी है आरएनए पॉलीमरेज के अंदर, इसको रॉ फैक्टर भी कहते हैं। जैसे ही ये यहाँ पर आएगा टेम्पलेट रज्जुक पर, तो आरएनए का संश्लेषण रुक जाएगा और ये यहाँ से रिलीज होकर कोशिका द्रव्य में आ जाएगा। ये सारी घटना केंद्रक भाग में संपन्न होती है। इस तरीके से ये जो डायग्राम है ये किससे रिलेटेड है बेटा? बैक्टीरिया में अनुलेखन। बैक्टीरिया एक प्रकार की प्रोकैरियोटिक कोशिका है। अब हम इसके अंदर ये देख रहे हैं कि इसके 3 प्रकार के आरएनए कोशिकाओं में पाए जाते हैं। उनके निर्माण के लिए कौन कौन से प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं, ये थोड़ा सा आप इधर टेक्स्ट से देखें कि जीवाणु में मुख्यतः 3 प्रकार के आरएनए, दूत आरएनए मैसेंजर, टी आरएनए या अंतरण आरएनए भी हिंदी में कहते हैं, ट्रांसफर आरएनए, और राइबोसोमल आरएनए। तीनों का निर्माण जो हो रहा है, तीनों मिलकर के एक ही घटना को आपका संपादित करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण। और एमआरएनए के लिए आपका मतलब इनके काम बताया कि एमआरएनए क्या कर रहा है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए टेम्पलेट की भूमिका, मतलब उस पर आकर के अमीनो अम्ल जुड़ेंगे एमआरएनए पर। टीआरएनए क्या काम कर रहा है? अमीनो अम्ल को लाने का और आनुवंशिक कोड को पढ़ने का। और आरआरएनए जो है वो आपके जब स्थानांतरण की क्रिया होगी तो उन 2 अमीनो अम्लों को जोड़ने का और उत्प्रेरक की भूमिका, संरचनात्मक और उत्प्रेरक भूमिका, इन तीनों तरह के आरएनए का फंक्शन बताया गया है। जैसे पहले तो 3 तरह के आरएनए बताए, एमआरएनए, टीआरएनए और राइबोसोमल आरएनए। एमआरएनए का काम है टेम्पलेट प्रदान करना, टीआरएनए का काम अमीनो अम्ल को लाना और आनुवंशिक कोड को पढ़ना, और आरआरएनए का काम है संरचनात्मक और उत्प्रेरक भूमिका। जीवाणु में डीएनए डिपेंडेंट जो आरएनए पॉलीमरेज है वो एक ही प्रकार का होता है, जो कि तीनों तरह के, ये ऊपर जो आपने 3 तरह के आरएनए पढ़े हैं उन तीनों का अनुलेखन करता है। और अनुलेखन की शुरुआत जो है वो प्रमोटर से होगी, उसके बाद आपकी ये पूरकता के ट्राइफॉस्फेट को क्रियाधार के रूप में काम में लेते हुए पूरकता के नियम का अनुपालन करेगा। मतलब टेम्पलेट रज्जुक पे जो भी नाइट्रोजनी क्षारक है उस पे उसका जो पूरक होगा वो इस क्रम में आएगा और आपका बहुलकीकरण होगा और ये आगे बढ़ता जाएगा, दीर्घीकरण होगा, और देन उसके बाद
जैसे ही वो आपके समापक किनारे पर पहुंचेगा, नवनिर्मित आरएनए जो है उससे आरएनए पॉलीमरेज से अलग हो जाएगा और यहीं पर ही अनुलेखन समाप्त हो जाएगा। तो ये इसमें बहुत विशिष्ट नहीं होता है, ये तो है आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका में। जब यही घटना आपकी एक यूकैरियोटिक कोशिका में हो रही है, तो आप यहाँ पर देखिए कि दो विशिष्ट चीजें यहाँ पे बताई गई है, बाकी सब चीजें कॉमन है। आप यहाँ डायग्राम से देखेंगे, पहले हम टेक्स्ट से इस बात को टेली कर लेते, फिर इसको डायग्रामेटिक बता देंगे। पहला तो आपको 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज चाहिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 अलग अलग बनाने के लिए। और वो क्या बनाते हैं इसको हम इधर लिख देते हैं। पहला है आपका आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ये किसका निर्माण करता है बेटा? आरएनए का। फिर है आपका आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, जो है सेकंड वाला बनाएगा एचएनआरएनए, और एचएनआरएनए से फिर बनेगा एमआरएनए। ये पूर्ववर्ती रूप है, अभी आपको डायग्राम से समझाएंगे। पूर्ववर्ती रूप एमआरएनए का, इसका हिंदी में बोलते हैं आपका विषमांगी केंद्रकीय आरएनए। ये तो इसका नाम है और इसको कहा जाता है पूर्ववर्ती रूप एमआरएनए का। ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी, और तीसरा जो है आपका आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, वो क्या बनाएगा? टीआरएनए या अंतरण आरएनए, इसका संश्लेषण होगा। ये विशिष्ट बात है, जब यूकैरियोटिक कोशिका में अनुलेखन की घटना होगी तो अनुलेखन के लिए जो आवश्यक एलिमेंट है वो तो वही रहेंगे कि प्रारंभन किससे होगा? आपका प्रमोटर से, यानी सिग्मा फैक्टर से। टेम्पलेट रज्जुक की भूमिका कौन निभा रहा है? 3 to 5 डेज वाला जो डीएनए का सूत्र है, जिसको टेम्पलेट रज्जुक कह रहे हैं, उसके आने के बाद। और आरएनए पॉलीमरेज यहाँ 3 कैटेगरी के पाए जाते हैं। अगर आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है तो कौन से प्रकार के आरएनए का संश्लेषण होगा? आरआरएनए का। अगर आरएनए पॉलीमरेज सेकंड प्रकार का है तो उससे बनेगा पहले विषमांगी केंद्रकीय आरएनए या एचएनआरएनए, जो कि प्रीकर्सर रूप है आपका एमआरएनए का। और बाद में उसमें एक घटना होती है जिसको कहते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग। अभी हम डायग्राम से देखेंगे आरएनए स्प्लाइसिंग। इस आरएनए स्प्लाइसिंग के द्वारा आपका नेक्स्ट जो संसाधित, मतलब इसको आपका कहते हैं संसाधित आरएनए बनेगा, प्रोसेस्ड एमआरएनए तैयार होगा। ये कब होगा? जब आरएनए पॉलीमरेज सेकंड आपका एंजाइम के रूप में काम में आ रहा है। अगर आरएनए पॉलीमरेज थर्ड काम में आएगा तो किस तरह का टी बनेगा? आरएनए टीआरएनए का संश्लेषण होगा। ये घटना कहाँ घटित होती है? यूकैरियोटिक कोशिका में, जो कि प्रोकैरियोट में ऐसा नहीं है। वहां पर आपने देखा था केवल एक आरएनए पॉलीमरेज था, उससे तीनों प्रकार के बन रहे थे। लेकिन इसके केस में थोड़ा डिफरेंट होता है यूकैरियोटिक कोशिका में। सेकंड जो आपकी जटिलता पाई जाती है यूकैरियोटिक में, तो यहाँ पर अभी आपको बताया गया कि एचएनआरएनए बन रहा है एमआरएनए से पहले, जिसके 2 पार्ट्स होते हैं, व्यक्तिक और अव्यक्तिक। व्यक्तिक मतलब जो अपने आप को प्रोटीन संश्लेषण के समय जिसका कूट लेखन होगा वो तो कहलाएगा व्यक्तिक, और जिसका नहीं होगा वो अव्यक्तिक।
तो चूंकि ये एक प्रक्रम से गुजरता है जिसको संबंधन या स्प्लाइसिंग कहते हैं। आरएनए स्प्लाइसिंग अभी बताया, एचएनआरएनए में आरएनए स्प्लाइसिंग की घटना होगी और जिसके कारण से जो अव्यक्तिक भाग है उनको हटा दिया जाएगा। अव्यक्तिक को इंट्रॉन भी कहा जाता है इंग्लिश वर्ड, और व्यक्तिक को एक्सोन कहते हैं। तो व्यक्तिक एक निश्चित क्रम में जुड़ते चले जाएंगे, तब एचएनआरएनए जो है आपके एमआरएनए में बदलेगा। इसके साथ ही एक घटना तो ये हो रही है और दूसरी घटना हो रही है उसका केपिंग होना और उसका टेल पोर्शन का बनना। केपिंग कहाँ होगी, या उसमें जो केप बन रही है, आच्छादन हो रहा है, वो 5 डैश एंड पर आप देखेंगे एक विशिष्ट प्रकार का ये पाया जाता है केप, जिसको मेथिल गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एचएनआरएनए के 5 डैश किनारे पर होता है। ये घटना कहलाती है आच्छादन। और पुच्छन में एडेनिन समूह के 200 से 300 स्वतंत्र आपके स्वतंत्र रूप में ये आपके 3 डैश एंड पर जुड़े रहते हैं समूह में। और पूर्ण संसाधित जो एचएनआरएनए है को अवधूत आरएनए कहते हैं, जो स्थानांतरण या अगली जो क्रिया है आपकी कूट लेखन या रूपांतरण जिसको कह रही है, स्थानांतरण कह रहे हैं, उसके लिए केंद्रक से ये ट्रांसफर होकर कहाँ चला जाता है, कोशिका द्रव्य में। इस तरीके से आपका अनुलेखन की क्रिया कंप्लीट होती है। इसी को हम इधर थोड़ा सा डायग्राम से वापस देख रहे हैं यूकेरियोटिक कोशिका का। आप यहाँ पर देखिए ये जो फर्स्ट क्रिया हो रही है इसके अंदर दीर्घन के फेज में दिखाया है। प्रारंभन का डायग्राम हम प्रोकैरियोटिक कोशिका वाला ले सकते हैं इधर से, कि ये जो आपका है आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर पहले इस 3 डैश सूत्र पर जुड़ा, ये सेकंड स्टेप है जब दीर्घीकरण हो रहा है। अब दीर्घीकरण में आप देखिए यहाँ 2 पार्ट्स दिखाए, रेड और येलो कलर के। ये रेड कलर का जो पार्ट है जिसको हम कहते हैं इंट्रॉन, और जो येलो भाग दिखा रखे हैं वो क्या कहलाते हैं, एक्सोन। और हिंदी शब्द आपके एक्सोन का हिंदी शब्द क्या दे रखा है, एक्सोन को तो हमने, एक्सोन का नाम तो है व्यक्तक, क्या वर्ड है, व्यक्तेक, व्यक्तेक, ये कौन है, एक्सोन। और जो इंट्रॉन है आपका, एक्सोन को तो कहेंगे व्यक्तिक, और जो इंट्रॉन भाग है वो क्या कहलाएगा, अव्यक्तिक। ये आपके हिंदी शब्द है। ये एक्सोन और इंट्रॉन युक्त जो आरएनए बना है इसको क्या कहते हैं, एचएनआरएनए कहते हैं। ये बनता है प्रोकैरियोटिक में, पहले क्या बनता है, एचएनआरएनए बनता है। और इस एचएनआरएनए का ये 5 डैश एंड देखिए, जब भी नया कोई भी सूत्र बनेगा, चाहे डीएनए का रेप्लिकेशन हो या एमआरएनए का आपका अनुलेखन हो रहा है, तो हमेशा बनने की दिशा निश्चित होती है 5 to 3 डैश। और इसका जो 5 डैश एंड है एचएनआरएनए का, उस पर अभी अपने पढ़ा, ये जो है मेथिल गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट MgPPP लिखा हुआ है, ये इसकी केप कहलाती है और इसको 5 डैश एंड को आच्छादित किया जाता है। ये घटना आच्छादन कहला रही है। और किससे ढका हुआ है, मेथिल गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट से। इसी तरीके से पॉलीएडिनाइलेशन में आपको बताया 200 से 300 एडिनिन समूह पाए जाते हैं 3 डैश एंड पर इसी एचएनआरएनए के। तो ये वाली घटना कहलाती है पुच्छन, जो आपको पॉली ए पूछ भी कहते हैं इसको। फिर आपको यहाँ इसी डायग्राम पे आप देखें, हमने ऊपर एक शब्द पढ़ा था आरएनए स्प्लाइसिंग, जिसके लिए एक आपका आरएनए स्प्लाइसेस करके एक एंजाइम काम में आता है, जिसमें एचएनआरएनए के जो ये रेड पार्ट है जिनको इंट्रॉन कहा गया है उनको हटाया जाता है। ये जो घटना में गोले दिखा रखे हैं ये एंजाइम के है जो आरएनए स्प्लाइसिंग की घटना में इंट्रॉन भाग को हटा रहे हैं। और जब ये इंट्रॉन भाग हट जाएंगे तो केवल आपके एक्सोन पार्ट्स बचेंगे और उस पर 5 डैश एंड पर
मिथाइल गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट की केप रहेगी और पीछे पॉली ए पूंछ रहेगी। इस तरह का आपका प्रोसेस्ड mRNA फाइनली आपको मिलेगा। किसके अंदर? यूकेरियोटिक कोशिका में। इस तरह से आपका यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर अनुलेखन की क्रिया कंप्लीट होती है। इसी के साथ हमारा आज का बिंदु समाप्त। धन्यवाद।